तो आज जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो पहले जनरल वे में हम लोग पढ़ेंगे, फिर बाद में डिटेल में पढ़ेंगे, इसलिए इसको हम लोग टॉपिक का नाम दिए जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एंशिएंट कॉन्सेप्ट। सबसे पहले क्या लेते हैं हम लोग, एंशिएंट कॉन्सेप्ट। एंशिएंट कॉन्सेप्ट क्या है, मतलब पुराने जमाने का कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है ना, मिनरल से जो चीज़ हमको मिलता है उसको, या नॉन लिविंग सोर्सेज से जो मिला उसको हम लोग बोलते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, ठीक है। तो हम लोग दो चीज है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड किसको बोलते हैं, ऑब्टेन्ड फ्रॉम मिनरल, ऑब्टेन्ड फ्रॉम मिनरल और नॉन लिविंग सोर्सेज, नॉन लिविंग सोर्सेज। ठीक है ना, नॉन लिविंग सोर्सेज से जो मिला या मिनरल से जो हम लोग कंपाउंड तैयार किए उसको हम लोग बोलते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड। दूसरा आएगा ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो दुनिया में जितना भी कंपाउंड है उसको दो क्लास में बांट दिया गया, एक इनऑर्गेनिक और दूसरा इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। ठीक है, अब क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड आर दोज कंपाउंड which is obtained from plants and animals or living sources, or living sources। यानी लिविंग सोर्सेज से जो कंपाउंड मिला उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, और नॉन लिविंग सोर्सेज से जो कंपाउंड मिला उसको हम लोग बोलते हैं वो हो गया हमारा इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो दो तरह का कंपाउंड पढ़ लिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड किसको कह रहे हैं, जिसका सोर्स जो है लिविंग सोर्स है, प्लांट से और एनिमल बॉडी से डिराइव किया हुआ है। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड वो है जिसको हम लोग मिनरल से बनाते हैं या नॉन लिविंग सोर्सेज से बनाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं नॉन लिविंग है, तो इसको हम लोग बोलेंगे इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक समझ गए क्या है। ठीक है, अब जो है हम लोग जो ये चैप्टर है ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, तो हम लोग इनऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ेंगे नहीं, हम लोग पढ़ेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्योंकि टॉपिक का नाम ही है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो यहाँ पर हम ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का पहले तो ही, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या हुआ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज अ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द ऑर्गेनिक कंपाउंड, वो साइंस जिसमें कि हम लोग सेपरेट ब्रांच ऑफ साइंस है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड केमिस्ट्री क्या हुआ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री separate branch of science, separate branch of science in which we study about organic compound, study about organic compound. So now henceforth will be concerned with the organic chemistry only। ठीक है, तब हम लोग आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे। ठीक है, अब इस जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो हमारे पास एक आएगा वाइटल फोर्स थ्योरी, वाइटल फोर्स थ्योरी। ठीक है, अब वाइटल फोर्स थ्योरी क्या है,
वाइटल फोर्स थ्योरी कहता है कि प्लांट और एनिमल में एक मिस्टीरियस फोर्स है, प्लांट और एनिमल के बॉडी में एक मिस्टीरियस फोर्स है जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाता है, जिसको हमको लेबोरेटरी में नहीं बना सकते, है ना। पुराने ज़माने में ये कॉन्सेप्ट था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग नहीं बना सकते हैं, सिर्फ जो है एनिमल बॉडी से, प्लांट बॉडी से उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। ये जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है वो तो नॉन लिविंग सोर्सेज से हम लोग एक्सट्रैक्ट भी करते थे और बनाते भी थे, तो वहाँ इस चीज़ का समस्या नहीं आया। समस्या आया ऑर्गेनिक कंपाउंड में, जो उस ज़माने में सिर्फ एनिमल बॉडी से और प्लांट बॉडी से एक्सट्रैक्ट कर पाते थे, बना नहीं पाते थे। तो उस ज़माने में एंशिएंट टाइम में एक थ्योरी चलता था जिसका नाम है वाइटल फोर्स थ्योरी, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी इट वाज सेड that the animal and plant has got a mysterious force, है ना। It has got a certain kind of mysterious force about which people have no knowledge, and this mysterious force is only able to synthesize organic compounds. No human being can produce this, and no human being can prepare the organic compound in the laboratory. This was the saying. So this is the vital force theory, ठीक है। This is the vital force theory. So vital force theory says that some mysterious force in plant and animal synthesize organic compound. Okay. Some mysterious force in the plant, some mysterious forces are there in plant and animal which synthesize organic compounds. But in laboratory there is no such mysterious force. In the laboratory where we people work, in this laboratory no such mysterious force is available. That is why in the laboratory we cannot synthesize organic compound. Okay. In another way, some people say that only God can create organic compound, human being can't. Because this is the concept that we have got, that we people have been made by God. So even the organic compound, because we people are made up with the all organic compounds. Our body is made up of all the organic compounds, and this is synthesized by God only. So that is why in the same sense some people say only God can produce organic compound, human being can't produce. So this was the old saying. Okay, and it was continued till 1828. And this vital force theory is continued till 1828. ठीक है। हम लोग अभी जो है बात कर रहे थे वाइटल फोर्स थ्योरी, जिसमें यही कहा गया कि सिर्फ भगवान ही बना सकते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आदमी नहीं बना सकते, लेबोरेटरी में नहीं बना सकते, क्योंकि लेबोरेटरी में वो मिस्टीरियस फोर्स का अभाव है, मिस्टीरियस फोर्स नहीं है। जिस मिस्टीरियस फोर्स के चलते ऑर्गेनिक कंपाउंड बनता है वो लेबोरेटरी में है नहीं, जिसके कारण हम लेबोरेटरी में नहीं बना सकते। लेकिन ये वाइटल फोर्स थ्योरी कब तक चला? 1828 तक। जब 1828 में
एक साइंटिस्ट थे फ्रेडरिक ओहलर। एक्चुअली वो बनाने की कोशिश कर रहे थे अमोनियम सियानेट। तो उन्होंने अमोनियम सल्फेट और पोटेशियम सियानेट के मिक्सचर को हीट किया। तो उनका बनाने का जो मन था वो अमोनियम सियानेट था, ठीक है। लेकिन हुआ क्या, जरूरत से ज्यादा हीट एनर्जी चला गया। हुआ ऐसा कि जितना हीट करना चाहिए उससे ज्यादा हीट एनर्जी आ गया। तो जिसके चलते क्या हो गया कि वो यूरिया बनाने में सक्सेसफुल हो गए। यूरिया बन गया उनके हाथों। बनाने के लिए वो चले थे अमोनियम सियानेट। अगर वो उसमें नॉर्मल टेम्परेचर ही देते तो अमोनियम सियानेट उनको मिल गया रहता। लेकिन पता नहीं कैसे, जैसे भी हो, जरूरत से ज़्यादा हीट एनर्जी मिल गया रिएक्शन को, जिसके चलते इस दोनों में रिएक्शन हो करके ये नहीं बन करके बन गया पोटेशियम सल्फेट और यूरिया बन गया। जब यूरिया बन गया, यूरिया तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये सबसे बड़ा जो वाइटल फोर्स ऑफ थ्योरी को जो सबसे बड़ा सेटबैक हुआ, जो सबसे बड़ा झटका लगा, वो 1828 में वॉलर के एक्सपेरिमेंट से पता लग गया, क्योंकि उन्होंने यूरिया बना दी। और यूरिया क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। यानी ये यूरिया बनने के बाद तो नहीं कह सकते कि सिर्फ भगवान ही बना सकते हैं, यह तो नहीं कह सकते कि मिस्टीरियस फोर्स ही बना सकते हैं, हम तो लेबोरेटरी में भी बना सकते हैं। तब जाकर के वाइटल फोर्स थ्योरी पर क्वेश्चन मार्क आ गया, जानना ये ऐसी बात नहीं है, ह्यूमन बीइंग भी बना सकते हैं, ठीक है। उसके थोड़े दिनों के बाद 1845 में 1828 में वॉलर ने बनाया यूरिया। बनाने चले थे अमोनियम सियानेट। अगर वो टेम्परेचर कम दिया थे तो अमोनियम सियानेट ही बनता, और बनता भी है। लेकिन उन्होंने हीट एनर्जी ज़्यादा दे दिया तो यूरिया बन गया। तो वाइटल फोर्स थ्योरी को सबसे बड़ा जोल्ट हुआ, सबसे बड़ा धक्का लगा। सबसे यही है जो बताया कि वाइटल फोर्स थ्योरी गलत हो सकता है, ठीक है। उसके थोड़े साल के बाद 1845 में कोलवे नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने एसिटिक एसिड बनाया। फिर हेनल नाम का एक साइंटिस्ट थे जो इथाइल अल्कोहल बनाए। ये क्या है, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड जिसको हम लोग विनेगर भी बोलते हैं, और ये इथाइल अल्कोहल हो गया। ये जो इथाइल अल्कोहल एसिटिक एसिड का प्रिपरेशन हो गया इन द ईयर 1845। ये सब घटना होने के चलते समझ में आ गया ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का बोलते हैं कि नहीं गॉड ही बनाएगा और कोई नहीं बनाएगा, ये गलत है। तो उस थ्योरी को छोड़ दिया गया, वाइटल फोर्स थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया गया। और फिर रिसर्च हुआ, लोगों ने ध्यान लगाया कि आखिर न्यू डेफिनेशन क्या दिया जाए ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। और आज के समय में ये जान लीजिए, आज के समय में 95% ऑर्गेनिक कंपाउंड लेबोरेटरी में बनता है, ओनली 5% ही नेचर से एक्सट्रैक्ट करते हैं। 95% ऑर्गेनिक कंपाउंड लेबोरेटरी में बनता है, ओनली 5% ऑर्गेनिक कंपाउंड नेचर से यानी प्लांट और एनिमल बॉडी से एक्सट्रैक्ट करते हैं, और 95% लेबोरेटरी में होता है। तो जस्ट उल्टा हो गया वाइटल फोर्स थ्योरी का। वो कहते थे कि हम भगवान ही बनाता है सब, और अब हम कहते हैं कि नहीं भगवान तो बहुत कम ही बनाया, 5% बना रहा है, हम तो 95% बना रहे हैं। उल्टा हो गया, ठीक है। जब ऐसी बात हो गई तो रिसर्च हुआ, तो अब ऑर्गेनिक कंपाउंड को नए तरीके से डिफाइन करना पड़ेगा ना। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का नया डेफिनेशन क्या होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड का नया डेफिनेशन क्या होगा। रिसर्च करने के बाद पता चला कि सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में बहुत चीज़ कॉमन है। रिसर्च करने से पता चला कि सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो है बहुत कुछ कॉमन है। क्या कॉमन है कि सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक इंग्रेडिएंट जो है वो कार्बन है, ठीक है। और ये भी पता चला कि ऑर्गेनिक कंपाउंड, ज़्यादातर ऑर्गेनिक कंपाउंड हाइड्रोकार्बन है। रिसर्च से ये भी पता चला कि सिमिलैरिटी क्या है कि ज़्यादातर ऑर्गेनिक कंपाउंड
हाइड्रोकार्बन है, और जो हाइड्रोकार्बन नहीं है वो हाइड्रोकार्बन का सिंथेसाइज किया हुआ है, मतलब हाइड्रोकार्बन से ही आया है, यानी डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो रिसर्च से पता चला कि सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में सिमिलैरिटी है, या तो वो सारे के सारे हाइड्रोकार्बन है या नहीं तो सिंथेसाइज फॉर्म है हाइड्रोकार्बन का, उसका डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन से ही सिंथेसाइज किया हुआ और दूसरे कंपाउंड है। तो डेफिनेशन को चेंज कर दिया है। ठीक है, इसके अलावा और एक चीज पता चला कि जितना भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें कम से कम एक कार्बन कार्बन कोवलेंट बॉन्ड होता है, कम से कम एक कार्बन कार्बन कोवलेंट बॉन्ड होता है। उसमें से एक एक्सेप्शन आ जाएगा मीथेन एंड इट्स डेरिवेटिव, क्योंकि उसमें एक ही कार्बन होता है, तो कार्बन कार्बन बॉन्ड होने का कोई बात नहीं आती है। तो अगर हम मीथेन एंड इट्स डेरिवेटिव को छोड़ दें तो बाकी जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उस सब में कम से कम एक कार्बन कार्बन बॉन्ड होगा। ठीक है, तो अब हम लोग ये सारे डेफिनेशन को जरा ध्यान से देखते हैं। ओके, ठीक है, तो जब हम लोग मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड का मॉडर्न कॉन्सेप्ट देखेंगे, ओल्ड कॉन्सेप्ट हमने देख लिया, एंशिएंट कॉन्सेप्ट। तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट में ऑर्गेनिक कंपाउंड किसको बोलते हैं? कहता है कि ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स एटलीस्ट वन कार्बन कार्बन बॉन्ड। ठीक है ना, सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में कम से कम एक कार्बन कार्बन बॉन्ड होना चाहिए। ठीक है, तो बहुत एग्जाम्पल है, लेकिन उसमें एक मीथेन जो है वो एक्सेप्शन है। मीथेन जो है CH4 है और इसका डेरिवेटिव हो गया CCl4। ये दोनों भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये मीथेन है लेकिन इसमें एक ही कार्बन है, तो कार्बन कार्बन बॉन्ड कहां से? ये एक्सेप्शन है इस डेफिनेशन में, हम मानकर ये एक एक्सेप्शन है। ठीक है, क्योंकि इसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड होने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि मीथेन का क्या होता है स्ट्रक्चर ये है, इसमें कोई कार्बन कार्बन बॉन्ड नहीं है। कार्बन टेट्राक्लोराइड का क्या स्ट्रक्चर? ये है कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, तो अब चारों बॉन्ड देखिए, 1 2 3 4 बॉन्ड, चार में से एक भी बॉन्ड कार्बन कार्बन बॉन्ड नहीं है। इसमें भी एक कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, एक में भी कार्बन कार्बन बॉन्ड नहीं है, फिर भी ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, क्योंकि इसका जो केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड के जैसा है, इसलिए हम उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड के क्लास में ही रखते हैं। लेकिन अगर मीथेन और इसके डेरिवेटिव को छोड़ दिया जाए तो दुनिया का कोई भी कंपाउंड ले लो, उसमें जो है दुनिया का कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड उसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड होना ही है। अब जैसे हम लोग एसिटिक एसिड लेंगे, ये हो गया एसिटिक एसिड। ये क्या है एसिटिक एसिड? इसमें क्या है कार्बन कार्बन बॉन्ड है कि नहीं। उसके बाद हम लोग ईथेन लेते हैं, इसमें भी देखो कार्बन कार्बन बॉन्ड है कि नहीं, है ना, तो कार्बन कार्बन बॉन्ड है, तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अगर कार्बन कार्बन बॉन्ड नहीं है तो फिर ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, अब जैसे देखिए, ध्यान से देखना है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी तो कार्बन कंपाउंड है, तो क्या कहें ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है? नहीं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, क्योंकि इसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड नहीं है। ये क्या है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, क्योंकि इसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड नहीं है, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, उसके बाद आता है Na2CO3। ये भी जो है कार्बन कंपाउंड है, सोडियम कार्बोनेट, ये भी कार्बन कंपाउंड है, लेकिन ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, ये इनऑर्गेनिक है। ये सब अभी हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड का एग्जांपल दे रहे हैं, लेकिन कार्बन कंपाउंड तो है इनऑर्गेनिक कंपाउंड। कार्बन कंपाउंड होने के बाद भी ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, क्योंकि इसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड नहीं है, इसमें भी कार्बन कार्बन बॉन्ड नहीं है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? ठीक है,
ये जो है Na2CO3 का स्ट्रक्चर है, कहीं भी कार्बन कार्बन बॉन्ड है ही नहीं, ये Na2CO3 का स्ट्रक्चर है, कहीं भी कार्बन कार्बन बॉन्ड नहीं है, इसलिए ये भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया, ये भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ये भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो कार्बन हो जाने के बाद ये जरूरी नहीं है कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। कार्बन कंपाउंड है तो कार्बन कंपाउंड होने का मतलब ये नहीं है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। कार्बन कंपाउंड दो तरह का होता है, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। ठीक है, कार्बन कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड तभी होगा जब उसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड होगा। अगर कार्बन कंपाउंड में कार्बन कार्बन बॉन्ड नहीं है तो वो इनऑर्गेनिक होगा। जैसे कि ये दो एग्जांपल हमने दिया आपको, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड है, फिर कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये भी इनऑर्गेनिक है। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास है H2CO3 कार्बोनिक एसिड, ये भी कार्बन कंपाउंड है। लेकिन ये सब के सब जो ये चारों लिखे, ये सब के सब क्या है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, क्योंकि ये कार्बन कंपाउंड जरूर है लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, क्योंकि इसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड नहीं है, इसलिए ये इनऑर्गेनिक हो गया। तो वैसा कार्बन कंपाउंड जिसमें कम से कम एक कार्बन कार्बन बॉन्ड होगा उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो कि यहाँ पर है। ये इधर देखें, और ये एक्सेप्शन में मीथेन एंड इट्स डेरिवेटिव एक्सेप्शन में है, क्योंकि ये जो है इसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड नहीं है, फिर भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, क्योंकि उसके सारे फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड के जैसा है, इसलिए ये देखते हैं। ठीक है, क्लियर? तो आप समझ में आ जाना चाहिए। तो हमने जो फर्स्ट मॉडर्न कॉन्सेप्ट है उसको हमने एक्सप्लेन कर दिया। तो सिंगल बॉन्ड अगर कार्बन कार्बन बॉन्ड है तो ऑर्गेनिक कंपाउंड, अगर कार्बन कार्बन बॉन्ड एब्सेंट है तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। तो कार्बन कंपाउंड दो तरह का होता है, ऑर्गेनिक भी होता है और इनऑर्गेनिक भी होता है। ठीक है, अब जो सेकेंड कॉन्सेप्ट दिया है हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव, हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव, हाइड्रोकार्बन और उसका डेरिवेटिव। हाइड्रोकार्बन का मतलब हुआ कि कार्बन और हाइड्रोजन से बना हुआ, हाइड्रोकार्बन का मतलब हुआ कार्बन और हाइड्रोजन से बना हुआ जितने भी है कंपाउंड, वो सब के सब ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि यहाँ पर लिए हुए हैं CH4, ठीक है, उसी तरह से हम लोग लेते हैं C2H6, ठीक है। तो ये क्या है, ये CH4 है और ये क्या है C2H6, इसका नाम क्या है मीथेन, इसका नाम क्या है ईथेन। देखिए दोनों हाइड्रोकार्बन है, ये भी कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कुछ नहीं है इसमें भी कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कुछ नहीं है इसमें। ये हो गया CH4, ये हो गया C2H6, C2H6 को हम लोग ईथेन बोलते हैं। ये C2H6 का स्ट्रक्चर है, CH4 मीथेन हुआ, इसका स्ट्रक्चर ये है। तो दोनों हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन है इसलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, जितना भी हाइड्रोकार्बन है सब ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सारे हाइड्रोकार्बन, ऑल हाइड्रोकार्बन आर ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, क्लियर? एंड इट्स डेरिवेटिव, अब इसका डेरिवेटिव भी जो है ऑर्गेनिक ही होगा। डेरिवेटिव का मतलब होता है कि कार्बन को तो हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, लेकिन उसका जो हाइड्रोजन है उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं किसी भी चीज से। तो वो जो नया कंपाउंड आएगा वो भी ऑर्गेनिक इन नेचर होगा। अब जैसे इसको हम रिप्लेस करेंगे, मान लीजिए Cl हम रिप्लेस कर दिए एक हाइड्रोजन को, तो ये हो गया हमारा CH3Cl, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब दो हाइड्रोजन को हम रिप्लेस कर देते हैं, एक इधर दो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिए, ये हो गया हमारा CH2Cl2, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये हुआ क्लोरोमीथेन, ये हुआ डाइक्लोरोमीथेन, आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए और भी हम रिप्लेस कर सकते हैं, एक क्लोरीन, दो क्लोरीन, तीन क्लोरीन दे दिए, तो ये हो गया CHCl3। आप जानते ही होंगे CHCl3 क्या है,
एक क्लोरोफॉर्म है, ऑपरेशन के समय आदमी को बेहोश करने के लिए, अनकॉन्शियस पोजीशन में लाने के लिए इस गैस का यूज होता है, CH-Cl3, क्लोरोफॉर्म बोलते हैं इसको, है ना, ट्राइक्लोरोमीथेन भी बोलते हैं इसको। उसके बाद है चारों हाइड्रोजन को हम रिप्लेस कर दिए, ठीक है, ये हो गया CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो देखिए मीथेन से क्या कंपाउंड बन गया, 1 2 3 4 कंपाउंड मीथेन से बन गया, तो डेरिवेटिव ऑफ मीथेन हुआ। तो हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव आर नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव, मीथेन एक कंपाउंड है, इसका डेरिवेटिव कितना मिला, 1 2 3 4। इसके अलावा भी और डेरिवेशन होता है, और भी डेरिवेटिव है, 4 सिंपल एग्जांपल दे दिया आपको, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव इज नॉन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। इस मिल्क में भी डेरिवेटिव ला सकते हैं, कुछ भी डेरिवेटिव कर सकते हैं कहीं भी। अब जैसे हम इसको अल्कोहल बना देते हैं, जैसे इसमें एक H को हटा देते हैं, ठीक है, और यहाँ OH दे दिए, ये क्या हो गया, अल्कोहल हो गया, ये इथाइल अल्कोहल हो गया, CH3 CH2OH, ये क्या हो गया, इथाइल अल्कोहल। क्यों, ये डेरिवेटिव है, किसका डेरिवेटिव है, इसका डेरिवेटिव है, इसी से ये आया ना, इस H को रिप्लेस कर दिया OH ग्रुप से, तो हमको अल्कोहल मिल गया। ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव, वो था ऑर्गेनिक। तो डेफिनेशन समझ में आ गया होगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम क्या डिफाइन करते हैं। सबसे मॉडर्न जो डेफिनेशन है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, ऑर्गेनिक कंपाउंड आर दोज कार्बन कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर दोज कार्बन कंपाउंड which are hydrocarbon or its derivative, है ना। ऑर्गेनिक कंपाउंड वो कार्बन कंपाउंड है जो या तो हाइड्रोकार्बन है या हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड का डेफिनेशन। तो ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, इसी कॉन्सेप्ट को लेकर आगे बढ़ेंगे। वाइटल फोर्स थ्योरी अब नहीं चलता है, ठीक है, उसको अब हम लोग नहीं आगे पढ़ेंगे, ओके।